हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक एक बहुत बड़े सेक्शन को कंप्लीट किया है। हमने उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत आने वाले बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम अपने इस तीसरे सेगमेंट के अंतर्गत भारत के संविधान और जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पोर्शन है, उसको देख रहे हैं। इसमें हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं उनको कवर करना शुरू किया है और उसी क्रम में हम अब मौलिक अधिकारों वाले सेगमेंट को देख रहे हैं। मौलिक अधिकार का जो सेगमेंट है वो बहुत व्यापक है। वहाँ से चाहे ग्रुप सी एग्जामिनेशन की बात हो या अपर लेवल का जो एग्ज़ाम है उसकी बात हो, सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें जो एग्ज़ाम का नेचर है उसके अनुसार इसकी जो डेप्थ है वो ऊपर नीचे होती है, तो मैं सारे पोर्शंस को कवर कर रहा हूँ। हर कोई इसको अपने अपने दृष्टिकोण से उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर अधिकतर ये जो इस वीडियो लेक्चर का जो नेचर है वो फैक्चुअल अधिक रहेगा, क्योंकि अधिकतर ये प्रीलिम्स बेस्ड एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने मौलिक अधिकारों के एक नए लेक्चर के अंतर्गत। तो हमारा जो टॉपिक है अभी वही है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है मौलिक अधिकार, या जिसको हम मूल अधिकार कहते हैं, या एक इसका और नाम इंग्लिश में जो है जिसे हमें समझना है, फंडामेंटल राइट्स इसे कहा जाता है। तो अभी तक हमने जो स्टोरी इसमें देखी है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हमने समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के पोर्शन को कवर करता है, और दूसरा हमने स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको देखा है, जिसमें अनुच्छेद 19 को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड ए में जो बात आती है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ये पोर्शन आता है। इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। बस एक चीज़ इसमें हमें ऐड करना है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको बोलने की आज़ादी कहा जाता है, इसमें ऐसे कोई शब्द या ऐसी कोई बातें चाहे लिख कर, बोल कर, कैसे भी हमें नहीं प्रकट करनी होती है जिससे कि किसी तरीके से किसी खास धर्म जाति के लोगों का या जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ जाए। मतलब इसमें हेट स्पीच जिसको कहा जाता है उसकी अनुमति इसके अंतर्गत नहीं होगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, उसको हम कह सकते हैं एफ, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये अब समाप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर ये प्रीवियस वीडियोस का एक क्रक्स था जो मैंने बताया है। अब हम आज के अपने वीडियो लेक्चर को अनुच्छेद 20 से शुरू करते हैं, जो कि स्वतंत्रता के ही अधिकार के अंतर्गत आने वाला हमारा सेगमेंट है। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 20। अनुच्छेद 20 को हमें यहाँ पर समझना है। तो अनुच्छेद 20 जो है उसकी जो भाषा है उसको पहले हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में एक संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा दी जा रही है तो उस संबंध में कुछ ऐसे पॉइंट्स इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं जो कि मूल अधिकार के रूप में देखे जाएंगे। तो इसको अगर हम देखें तो जो ये आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20 है, इसके अंतर्गत हमारे पास 3 वृहद क्लॉज आते हैं। एक आता है अनुच्छेद 20 क्लॉज 1, एक आता है अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 और एक आता है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3। ये हमारे पास 3 सबसे बड़े क्लॉज आते हैं। इन क्लॉजेस को हमें देखना है और यही इस पूरे आर्टिकल्स का एक तरह से पूरे का पूरा इसके स्वरूप को बताएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसका नाम है अनुच्छेद 20 का खंड, यहाँ पर जो है अनुच्छेद 21। इसको कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई कृत्य किया है, मतलब अगर कोई कृत्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है और मतलब उसने कोई ऐसी गतिविधि में वो संलग्न रहा है जो उसी समय के एक कानून के तहत अपराध के अंतर्गत आता है, तो इस कानून में जो इस अपराध के लिए सजा होगी वही उसे दी जाएगी। तो यहां पर हमने देखा कि किसी व्यक्ति की किसी गतिविधि अथवा कृत्य जो उसने किया है, अगर वो किसी खास कानून के अंतर्गत अपराध के सीमा के भीतर आती है तो उसे उसी कानून के अधीन जो सजा के बारे में प्रावधान किया गया है वही सजा उसे मिलेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक्ट करते समय वो एक्ट किसी अपराध के सीमा में नहीं आता है तो उसे जबरदस्ती कानून बनाकर अपराध में लाकर उस व्यक्ति को सजा देने की कोशिश नहीं की जा सकती है, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें हमें यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंतर्गत समझ में आई कि अपराध जो है, ये अपराध जो होगा उसके लिए कानून में जो सजा है उससे अधिक उस सजा नहीं दी जा सकती है, मतलब मनमाने तरीके से कोई सजा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए जैसे कि अगर हम बात करें, एक हमारे पास कानून है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दरअसल जब भारत का संविधान बना तो उस समय साइबर क्राइम जैसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उतना विस्तार नहीं हुआ था। जब 80 और 90 का दशक शुरू हुआ और व्यक्तिगत स्तर से लेकर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तमाम तरीके के जो कार्रवाइयाँ थीं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगी, तब जाकर भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया और एक खास तरह की गतिविधियों को अपराध की साइबर क्राइम के अंतर्गत लाया गया। तो अगर किसी व्यक्ति ने, जब तक ये कानून पारित नहीं हुआ था, तो अगर इसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत कई गतिविधियां अपराध की सीमा में आई थीं, लेकिन जब तक ये कानून पारित नहीं हुआ था तो उस समय अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह के काम किए होंगे तो उसे सजा देना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आदमी को सजा तभी मिलेगी जब उस समय जो कानून है वो कानून कहता हो कि ये अपराध के अंतर्गत आता है और उसी कानून में जितनी व्यवस्था है सजा की वही दी जा सकती है। तो ये बातें इसी अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत कही गई हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ों को थोड़ा सा समझा। इसका मतलब ये है कि इसका मूल ये है अनुच्छेद 1 का कि किसी व्यक्ति को भूतलक्षी कानून बनाकर सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि कुछ भी मान लें हम,
कि एक कृत्य है, जैसे कि कोई किसी को एड्रेस बता रहा है और गलत एड्रेस बता दे, तो इसके लिए ये नहीं कि दूसरा आदमी कहे कि मैं सजा दूंगा और वो किसी तरीके से कोई भी, वो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, सांसद हो, विधायक हो, तो वो किसी तरीके से कोई ऐसा कानून बनवा ले और फिर उस व्यक्ति को सजा दे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय उस व्यक्ति ने उसे गलत डायरेक्शन दी वो गतिविधि अपराध की सीमा के भीतर नहीं थी। तो इसको हम कहेंगे कि जब कोई कानून पिछली डेट से पारित करवाया जाता है तो उसको भूतलक्षी कानून कहते हैं, रेट्रोस्पेक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो रेट्रोस्पेक्ट कानून के संबंध में क्या करता है? 21 संरक्षण प्रदान करता है। तो ये चीज हमने देखा। अब इसके अलावा जो अनुच्छेद 22 होगा उसको हम देखते हैं। तो यहां हमें 2 पॉइंट पता चले। एक तो किसी व्यक्ति को उसकी किसी भी गतिविधि के लिए अपराध की सीमा के अंतर्गत तभी रखा जाएगा जब कोई खास कानून जो उस वक्त बना हुआ है वो उस गतिविधि को अपराध की सीमा के अंतर्गत रखता हो। बाद में किसी नए कानून बनाकर उस गतिविधि पर उस व्यक्ति को सजा देने की व्यवस्था नहीं है। सामान्यतः देखा जाए तो कुछ टैक्स रिलेटेड मामले होते हैं वो अलग होगा, लेकिन इस तरह के जो सामान्य अपराध हैं उनको हम भूतलक्षी तरीके से रेट्रोस्पेक्ट इन मैनर नहीं एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये हमने देखा। दूसरा है अनुच्छेद 22, जिसको हम कहते हैं एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, मतलब दोहरा अपराधीकरण नहीं हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए किसी की हत्या करी तो उसको या हत्या का प्रयास किया और उसको 10 साल की 20 साल की सजा हुई और फिर से कुछ समय बाद उसको उसी अपराध के लिए फिर से 20 साल की सजा देने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो सकती है। इसको हम कहते हैं डबल जो एक तरह से पेनाल्टी है वो आरोपित नहीं किया जा सकता है, दोहरा अपराधीकरण नहीं किया जा सकता है, ये व्यवस्था इसमें की गई है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि किसी व्यक्ति पर कोई जालसाजी का मामला हो तो वो इनकम टैक्स की कुछ धाराओं में अपराध होगा। इसके साथ साथ वो व्यक्ति जहां पर पोस्टेड है उस पर डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां भी हो सकती है। तो एक ही अपराध के लिए उस मामले में 2 हमारे पास सजा के प्रावधान दिखते हैं। ये कुछ उसके अपवाद हैं, लेकिन सामान्य कानूनों में ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। तो कई पेपर्स में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आने वाला खंड है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि एक शब्द होता है आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन जिसको हम कहते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहां पर हम इसको समझ सकते हैं कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल हुआ हमारा? 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत। इसमें जैसे कि किसी पर भी ज़्यादा बल प्रयोग करके उसके द्वारा किए गए अपराध अथवा नहीं किए गए अपराध पर जबरदस्ती स्वीकार करने की बाध्यता, मतलब फोर्सफुल तरीके से 3rd डिग्री जिसको कहा जाता है, वो करके उसे अपने खिलाफ या अपने द्वारा किए गए अपराध को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था किसमें है? 23 में है। 23 इसको हम कहते हैं आत्म अभिशंसन कहा जाता है।
लेकिन इसमें हमें ये चीज़ भी समझनी है कि इसके अगर हम अपवाद के तौर पर देखें तो जैसे कि एक तरह से हम कह सकते हैं क्राइम जो हुआ है क्राइम, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उससे पूछताछ, उसके एक तरह से कह सकते हैं बायोमेट्रिक जो चीज़ें हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि कॉर्निया और हाथों के जो एक तरीके से जो साक्ष्य हैं उसकी पहचान, ये सारे सबूत उससे जुटाए जा सकते हैं, उसमें वो मना नहीं कर सकता है। अंगुलियों के निशान लेना हो, ये सब चीज़ें वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तो ये इसके कुछ अपवाद हैं। तो कुल मिलाकर हमने अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आने वाले 3 महत्वपूर्ण जो ये खंड हैं उनको हमने समझा है, और इसको पेपर में ये पूछ दिया जाता है कि जैसे रेट्रोस्पेक्ट इन मैनर जो होगा वो कानून नहीं आएगा, तो ये किस में लिखा है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो इसको मैं अगर समराइज करूं तो इसमें यह है कि जो कानून है रेट्रोस्पेक्ट यानी कि भूतलक्षी कानून नहीं हो सकता है अपराध साबित करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर दोहरा दंड ना हो, डबल जियोपार्डी इसको कहा जाता है, डबल जियोपार्डी, दोहरा अपराधीकरण, और इसको कहते हैं सेल्फ, जैसे कि मैंने बताया, इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिसंशन। ये स्थिति यहां पर बताई गई है। तो ये 3 हमारे पास हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों को हमें देखना था और ये हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वो अनुच्छेद 20 से बनने वाले सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। तब हम चलते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। तो अब जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास अनुच्छेद आता है, तो इसको थोड़ा हमें बहुत डिटेल में देखना होगा। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 का जो भाषा है वो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करा जाता है। तो ये किस में किया जाता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। बहुत बार ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 21। इस अनुच्छेद को हम जब देखते हैं तो यहाँ से हमें जो बात पता चलती है कि यही वो अनुच्छेद है, यही वो मूल अधिकार है जो जीवन का अधिकार प्रदान करता है। जीवन का अधिकार प्रदान करता है, इसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास अधिकार है जिसको हम जीवन का अधिकार कहते हैं, राइट टू लाइफ कहते हैं। ये अनुच्छेद 21 जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत है, उसमें हम इसको देख रहे हैं। अब जीवन का जो अधिकार है इसको लेकर 2 तरह की हमें व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। ये 2 व्याख्याएं जो हैं न्यायालय के अंतर्गत आने वाले 2 अलग अलग केस से जुड़ी हुई हैं, वो हम इसमें देखेंगे। पहला जो मामला था वो
गोपालन केस 1951 का था, जिसमें जीवन के अधिकार का एक सीमित व्याख्या की गई। जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या करी गई, मतलब आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है उसकी सीमित व्याख्या गोपालन केस में की गई कि मतलब आदमी जीवित रहे। राइट टू लाइफ का मतलब कैसे भी जीवित रहे, बस जीवित रहे, ये उसका अधिकार अगर मिल रहा है तो वो आर्टिकल 21 का संरक्षण है। मतलब जीवन के अधिकार का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में अगर जीवित है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये बात है। मतलब यहां जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है उसकी व्याख्या गोपालन केस में ये करी गई कि अगर किसी व्यक्ति का जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो उससे नहीं छीनी गई है तो आर्टिकल 21 का यहाँ पर संरक्षण किया गया है। मतलब आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति की जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो तभी छीनी जा सकती है जब कानून बनाकर विधि का अगर वो कोई उल्लंघन करता है, कोई अपराध करता है, तभी उसका ये अधिकार छीना जा सकता है। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी सीमित व्याख्या की गई है। सीमित व्याख्या किसका? जीवन के अधिकार का। अब ये सीमित व्याख्या क्यों करी गई है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि आर्टिकल 21 जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। ये पहले बताया गया था किसमें? गोपालन केस में। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने विधि द्वारा स्थापित किसी व्यवस्था का उल्लंघन किया है तब उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। यहाँ पर जीवन का जो अधिकार है उसमें जीवन को बहुत सीमित नज़रिए से देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ना कि विधियों का विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई थी कि विधि सम्मत प्रक्रिया अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, वहाँ के संविधान से लिया गया है। तो कुल मिलाकर गोपालन केस जो था उसमें जीवन के अधिकार का एक सीमित व्याख्या की गई। उसमें जीवित आदमी कैसे भी है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसी के भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को अगर हम देखेंगे, इसमें ये बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो होगी वो छीनी जाएगी यदि उस व्यक्ति ने विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया से निर्मित कानून का उल्लंघन कर दिया है। विधि द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया से निर्मित कानून का उल्लंघन अगर उस व्यक्ति ने करा है तभी उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसके ये अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये पहला मामला था गोपालन केस का, जीवन के अधिकार से संबंधित। इसको थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर दो की पॉइंट्स हैं कि इसमें जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या करी गई। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हुई है, जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब उस व्यक्ति ने किसी कानून का उल्लंघन करा हो। बस इसमें यही है कि कोई व्यक्ति जीवित है तो ये उसका अधिकार है, बस वो संरक्षित है। लेकिन ये जो मामला आया अगला, उसको हमें देखना है। एक जो मामला हमने यहां पर देखा गोपालन केस 1951 का, उसके बाद अगला जो मामला हमारे पास यहां देखने को मिलेगा वो मेनका या मनेका गांधी केस से संबंधित होगा।
और ये इतना महत्वपूर्ण केस है कि इसने आर्टिकल 21 की एक अलग व्याख्या करी। तो मनेका गांधी केस के अंतर्गत आर्टिकल 21 की एक अलग व्याख्या की गई है। ये व्याख्या क्या है कि जहां पर गोपालन केस में हम यहां पर देख रहे हैं कि गोपालन केस के अंतर्गत आर्टिकल 21 जो दिया गया है, इस आर्टिकल 21 को बहुत ही सीमित आधार पर इसकी व्याख्या हुई है। लेकिन यहां पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसकी एक कह सकते हैं इसकी व्यापक व्याख्या हमें देखने को मिलता है। और यहां पर ये चीज जो लिखी हुई है वो ये है कि जीवन का अधिकार स्वयं में समेकित अधिकार है। तो जीवन का जो अधिकार है वो स्वयं में समेकित अधिकार है। ये केवल एक नहीं है कि किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति जीवित है तो आर्टिकल 21 का संरक्षण हो रहा है। इससे मनेका गांधी जो केस था 70 के दशक का, उसमें इसकी बड़ी व्यापक व्याख्या यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि इसको एक समेकित अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब ये समेकित अधिकार के रूप में जब स्थापित किया गया तो इसमें क्या क्या बातें जुड़ गई वो थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी हमें अधिकार देखने को मिलते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने, जो कि मनेका मामला था, ये 1978 का केस था, इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं जो पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो जब समेकित अधिकार के रूप में ये मामले आए तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ जीने का अधिकार या जीवन का जो अधिकार है वही पर्याप्त नहीं है। मर्यादापूर्ण जीवन का अधिकार, मर्यादित तरीके से जीने का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत आ गया। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, वो जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल हो गया। तीसरी चीज हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि एक है विदेश जाने का, विदेश भ्रमण का अधिकार इसके अंतर्गत आ गया। इसके अलावा मनमानी जो हथकड़ी बांधी जाती है, हथकड़ी बांधने के विरुद्ध एक अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं। इसके अलावा भी ये लिस्ट लंबी है और लंबी होती जा रही है, बड़ी अलग अलग व्याख्याएं कोट करता है इसको लेकर, और इसी पैमाने पर कई कानून परखे जाते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि जीवन का अधिकार अपने आप में महज एक जीने का अधिकार नहीं है। जीने के अंतर्गत मर्यादित तरीके से जीवन जीने का अधिकार उसमें शामिल होगा। जहां आर्टिकल 19 में हमने देखा था कि आर्टिकल 19 के खंड 1 के अंतर्गत जितनी भी 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें से एक अधिकार था भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार। तो वो तो आर्टिकल 19 में है, लेकिन विदेश जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। विदेश जाने का अधिकार ये अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदान नहीं किया है, ये हमें यहाँ पर देखना चाहिए। अगला है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। जैसे कि अब एयर पॉल्यूशन की बात होती है, सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली में सीएनजी गैस चलना हो, मेट्रो का उपयोग किया जाना हो, या तमाम तरीके से प्रतिबंध लगाने हों, जैसे कि हमारा पर्यावरण, चाहे वो वायु की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए, ये तमाम चीज़ें बची रहें, वो सारे अधिकार सरकार को
बाध्यता जो है वो इसी क्लॉज के अंतर्गत मिलती है। किसके? आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो मनेका गांधी केस में जब कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करी तो इसने विधि की, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला कॉन्सेप्ट था, उसको बदलते हुए आर्टिकल 21 को ये माना कि ये भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जिसमें विधि की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया है। मतलब विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाया गया है। मतलब संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो महज वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून बना है इसलिए वो कानून सही है, ये नहीं माना जाता है। कानून अपने आप में विधि सम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कानून जो है वो, इसको हम देख सकते हैं कि कानून हमारा अकारण नहीं होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए और अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें लिखी हैं कि कानून अकारण ना हो, मतलब कारण हो, उसका रीजंस हो, रीजनेबल हो। दूसरा, मनमाने तरीके से ना हो, डिस्क्रिशन के आधार पर ना हो। और तीसरी चीज़ ये हो कि वो अन्यायपूर्ण ना हो, जो लॉ है वो जस्टफुल होना चाहिए। तो ये बातें विधि द्वारा सम्मित प्रक्रिया है उसमें जोड़ी गई हैं। तो ये तमाम हम ऐसे उदाहरण इसमें देख रहे हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, कई बुक्स में दिख जाएगी, वहां से हम देख सकते हैं। इसमें भी एक निःशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों के लिए तो नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता की भी बात की गई है, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आर्टिकल 21 के देखने के जो तरीके हैं उसमें जो व्यापक परिवर्तन आता है वो 1978 के इस मनेका गांधी केस के माध्यम से आता है, जिसमें आर्टिकल 21 का एक व्यापक संदर्भ देखा गया। इसको एक समेकित अधिकार के रूप में देखा गया, जिसमें कि हमें मर्यादित तरीके से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, मनमानी हथकड़ी बांधने के विरुद्ध अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे अधिकार प्राप्त हो गए। वहीं पर दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत अधिकतर जो अनुच्छेद हैं वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? इसको मैं थोड़ा सा यहां बता दूं कि एक तुलना हमें देखनी है। कई बार ये पेपर में आती है कि जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 की, तो इसकी तुलना एक हमें देखनी चाहिए कि अनुच्छेद 19 जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है। मतलब एक विधेयक आएगा, वो विधेयक दोनों सदनों से बहुमत से पारित होगा, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, वो कानून बन जाएगा और अब इस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो अपराध की सीमा में आएगा। तो ये प्रक्रिया थी जिसका अनुपालन हुआ और तब इसको कानून बनाया गया। ये एक उदाहरण है, कार्यकारी आदेश को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम विधेयक के रूप में देख रहे हैं। तो ये स्थितियां बनती हैं कि पहले एक विधेयक आया, वो अलग अलग सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, सामान्यतः मैं लिख देता हूं हस्ताक्षर हुए, कानून बना, अपराध की सीमा में आ गया। और न्यायालय के द्वारा जब इसकी व्याख्या होगी तो वो यही देखी जाएगी कि क्या इसमें
उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है कि नहीं अपनाया गया है। तो इसकी जो बात है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत किया गया है और इसी में हम देख सकते हैं भ्रमण का जो अधिकार है देश के अंतर्गत वो शामिल है। लेकिन जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो जब तक मनेका गांधी केस नहीं था तब तक तो आर्टिकल 21 भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। लेकिन अब 1978 में मनेका केस के बाद ये विधि सम्मत प्रक्रिया की बात करने लगा, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की जाने लगी। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसका मतलब ये है कि कानून मात्र इसलिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए कि उसमें एक उचित प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे बहुत अच्छे तरीके से कानून बनाया गया है, वही प्रक्रिया संसद के माध्यम से जो संविधान में लिखी है उस पथ का अनुपालन किया गया है, बल्कि कानून को अपने आप में न्यायपूर्ण होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है। मतलब कानून हमारा रीजनेबल हो, जस्ट हो और नॉन डिस्क्रिशनरी होना चाहिए। तो ये सारी बातें किसमें कही गई हैं? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई है। तो एक प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि सम्मत प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है वो आर्टिकल 21 है। मतलब हमारा कानून महज इसलिए सही नहीं है कि उसे बनाने के लिए एक उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, बल्कि वो कानून इसलिए सही होना चाहिए कि उसमें हमें एक न्यायपूर्ण, एक तार्किक और एक गैर विवेकाधीन शक्तियां ना दिखती हों। तो वो सिद्धांतों पर आधारित हो, न्यायपूर्ण हो, तार्किक हो, तो वो ड्यू प्रोसेस के अंतर्गत इसकी समीक्षा होगी। तो ये सब हम देख सकते हैं अनुच्छेद 19। लेकिन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को व्यापक तरीके से देखा गया और इसमें विदेश जाने का भी अधिकार शामिल है। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत थी। तो एक हिस्सा अनुच्छेद 21 का हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमने जो बात देखी उसका जो पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट था अनुच्छेद 21 को लेकर कि अनुच्छेद 21 की जब बात होती है, अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या है उसको लेकर हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। ये पहला पॉइंट था अनुच्छेद 21 को लेकर। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारा मूल अधिकार है क्योंकि ये जीवन से जुड़ा है। दूसरा अब हमें देखना है कि क्या अनुच्छेद 21 के अधीन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार है या नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट है। दरअसल इससे पहले जब हमने अभी आर्टिकल 21 देखा तो उसमें हमने एक चीज़ मिस करी है, उसको जोड़ा जा सकता है कि आर्टिकल 21 की व्याख्या के अंतर्गत जो समेकित अधिकार की बात करी गई थी उसी में 2017 में एक पुट्टू स्वामी केस आया था जिसमें निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार हम कहते हैं, निजता का अधिकार इसको कहा जाता है, राइट टू प्राइवेसी इसको कहते हैं। ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसको, निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के ही अधीन समेकित अधिकार में रख लिया गया है। तो
जो आधार वैलिडेशन होता है उसको लेकर तमाम जो प्रावधान अब देखने को आते हैं कि जो नागरिक हैं उनसे ये कंसेंट लिया जाएगा कि उनके आधार डेटा का उपयोग किया जाना है, मनमाने तरीके से नहीं हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसी निजता के अधिकार से जुड़ी है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार जो मिलता है वो भी निजता के अधिकार के अंतर्गत मिलता है। और जैसे कि अभी कोविड का समय चल रहा है, तो ये हमें समझना है कि अनुच्छेद 21 के अधीन राइट टू हेल्थ अभी नहीं दिया गया है। सेहत का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मूल अधिकार अभी नहीं है। ये बात हमें देखनी होगी, नहीं तो फिर सरकार पर बाध्यता होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए। अगर किसी के पास इलाज के पैसे नहीं हैं तो इलाज भी कराना पड़ेगा। तो ये अभी कानून नहीं बना है, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। तो ये वाला सेगमेंट हमारा अब पूरा होता है उसकी व्याख्या को लेकर। अब दूसरा यहाँ पर प्रश्न होता है, ये यहाँ से हमें 4-5 चीज़ें यहाँ देखनी है, तब हमारा अनुच्छेद 21 कंप्लीट होगा। और वो ये है कि क्या अनुच्छेद 21 जो दिया गया है इसमें जीने के अधिकार के साथ साथ मृत्यु, राइट टू डेथ का भी अधिकार है। तो ये हमें यहां पर देखना है। तो अब इसको हम समझते हैं। तो बहुत पहले से हमारे न्यायिक व्यवस्था में ये प्रश्न रहा है कि क्या राइट टू लाइफ इज इक्वल टू राइट टू डेथ कि नहीं हो सकता है, या ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब हम आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड की बात जब की जाती है, भारतीय दंड संहिता की बात की जाती है, ये नाम सुना होगा। तो इस दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा 309 है वो आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में घोषित करता है और आत्महत्या के प्रयास को ये 1 वर्ष की सजा इसमें दी गई है। तो ये तो नियम है, पहले से 1860 के दशक से है ये। तो इसको क्या ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, ये देखना था कोर्ट को। तो पहले क्या किया गया था कि ये बात हमें यहाँ पर क्लॉज ध्यान में रखनी थी, इसलिए मैंने लिखा है, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ कि आईपीसी की धारा 309 जो कि आत्महत्या से संबंधित हैं, तो क्या ये आर्टिकल 21 का विरोधी है? क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो एक मामला आता है रति नाम केस आता है। ये जो केस है रति नाम केस, इस रति नाम केस के अंतर्गत ये कहा गया है कि पहले कहा गया था, ये अभी की स्थिति नहीं है, राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही मृत्यु का अधिकार समाहित है। तो इसको इन्होंने, ये जो केस था इसमें जो फैसला आया था वो एक एनालॉजी, एक साम्यता को देखते हुए आया था कि जैसे अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड ए में बोलने की आज़ादी है, उसी तरह ना बोलने की भी आज़ादी है। तो उसी तरीके से अनुच्छेद 21 को रति नाम केस में इस तरह से परिभाषित किया गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ भी शामिल है, और उसने आईपीसी के धारा 309 को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो ये पहला चीज़ देखने को मिला था। उसके बाद 90 के दशक में एक ज्ञान कौर का मामला आया था, शायद ये 1996 का मामला था, और इसमें कोर्ट ने फिर, दरअसल उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार होता है कि वो अपने
दिए गए फैसलों को की समीक्षा बाद में कर सके और उसे बदल सके। लेकिन पिछले फैसले को बदलना है तो उसे के लिए जजों की एक बड़ी बेंच होनी चाहिए। मतलब पिछला फैसला अगर 3 जजों ने दिया है तो अगला उसे पलटने के लिए 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, 7 जजों की बेंच होनी चाहिए, मतलब अधिक जज होने चाहिए। तो इसकी समीक्षा की गई इस फैसले की, और इसमें कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ नहीं है। तो ज्ञान कौर के मामले में राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ के अधिकार को फिर से ये कहा गया कि ये इसमें शामिल नहीं है, और फिर यहाँ पर आईपीसी का जो 309 है उसको फिर से लागू कर दिया गया। तो ये 2 केस हैं, उनकी स्थिति यही है। तो अभी जो है यही कहा जाएगा कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू डेथ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी। दरअसल 2 केसेस हैं इसमें। जीवन के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार भले ना हो, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु के अधिकार को इसमें शामिल किया गया है। तो इसीलिए एक मामला आता है अरुणा शानबाग का, जो कि 2011 का मामला था। इस मामले में यह कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उसका जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है, तो वो व्यक्ति जिस सपोर्ट सिस्टम पर अस्पताल में है वो सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाएंगे ताकि उसे गरिमापूर्ण तरीके से डेथ मिल सके। तो ये बात कही गई है। इसके लिए यहाँ पर एक मामला आया था, इसमें पैसिव यूथेनेशिया इसको कहा जाता है, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु इसको कहा गया है। तो भले जीवन के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार ना हो, लेकिन गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार जरूर है। तो यहां पर इस मामले में क्या कहा गया है, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार उसमें जरूर है। अब किसी की स्थिति नहीं सुधर सकती है तो वो उसमें पैसिव यूथेनेशिया, 2 तरह का यूथेनेशिया है, इच्छा मृत्यु है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। तो पैसिव का मतलब ये होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम आदमी के साथ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका जीवन है लेकिन वो बहुत उसमें इम्प्रूव होने के चांसेस नहीं हैं, तो डॉक्टर्स के पैनल की रिकमेंडेशन पर वो सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा और तब धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु से संबंधित जो क्लॉज है वो भी आर्टिकल 21 ही मान लिया जाएगा। तो ये अरुणा शानबाग का मामला था, इसको हम इसमें देख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो है, अरुणा शानबाग का जो ये मामला था, इसके बाद एक 2018 में कॉमन कॉज नाम की एक सोसाइटी है, उसका एक मामला आया था। उसमें क्या करा गया कि ये जो मृत्यु का अधिकार है इसको लेकर अभी तक जो स्थिति थी वो इतनी स्पष्ट नहीं थी। अब ये है, ये जो मैंने बात लिखी है कि गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को कोर्ट ने इस मामले में अपनी मुहर लगाई और ये कहा गया कि अगर इम्प्रूव होने के चांसेस नहीं हैं तो फिर उसको ठीक से गरिमापूर्ण तरीके से जो मृत्यु का अधिकार है वो दिया जाएगा। इसमें इच्छा मृत्यु की बात को जैसे यहाँ माना गया वैसे ये भी उसको मानता है। और यहाँ पर एक कहते हैं विल बनाने की बात होगी, लिविंग विल इसको कहा जाएगा। व्यक्ति अपनी लिविंग विल बनाएगा कि उसमें लिखा होगा कि किस स्थिति में वो अपनी सहमति देता है कि उसके सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए, और ये सारे रिकमेंडेशन डॉक्टर्स के पैनल होगा वो देखेंगे, तब जाकर वो उसको अधिकार मिलेगा। तो बेवजह अपनी मृत्यु का जो अधिकार है वो ना हो, लेकिन गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार जरूर है, और उसके लिए लिविंग विल बनाना
या इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया है भारत में। एक चीज़ ये प्रश्न बनता है कि भारत में किस तरह का यूथेनेशिया है, तो अरुणा शानबाग के मामले में देखेंगे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी वो, ये मामला, कॉमन क्लॉज का मामला, लिविंग विल बनाने की बात, ये एक एक नंबर में हो सकते हैं पूछे जाएं, तो छोटा सा यहाँ पर मैंने ये बताया। तो कुल मिलाकर हमने आर्टिकल 21 का बहुत व्यापक अध्ययन करा है। अब हम आगे चलते हैं और अब हमारे पास उतने आर्टिकल्स यहाँ नहीं दिखेंगे, अब उतना डिटेल में उन आर्टिकलों को नहीं पढ़ना है, लेकिन अब हम आगे इन आर्टिकलों को देखते हैं। तो अब हमारे पास जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जिसको कहते हैं, ये आर्टिकल है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 22 को थोड़ा बहुत हमें अभी देखना है। तो आर्टिकल 22 की बात की जाए तो आर्टिकल 22 जो है, जिसको हम कहते हैं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, दरअसल दो प्रकार की भारतीय संविधान के अंतर्गत गिरफ्तारियों की बात की गई है। एक है दंड विषयक और दूसरा है निरोधक गिरफ्तारी। ये दो गिरफ्तारियां हैं, इनको हमें देखनी है, बहुत बार पूछा गया है। दंड विषयक गिरफ्तारी जो होती है वो थोड़ी कठोर होती है, ये कठोर गिरफ्तारी के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो कृत्य किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा वो अपराध है, ये बात न्यायालय के द्वारा साबित कर दी जाती है, न्यायालय में साबित कर दी जाती है, तब उस अपराध के लिए सजा दी गई है। मतलब किए गए कृत्य के लिए जब सजा मिलती है तब जो गिरफ्तारी होती है उसको दंड विषयक गिरफ्तारी कहते हैं। दूसरा हमारे पास निरोधक गिरफ्तारी है। इसका मतलब ये है कि अभी अपराध हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उस अपराध को होने से रोकने के लिए ये डिटेंशन की जाती है, ये गिरफ्तारी की जाती है। तो पहले तरीके के जो हमारे पास तो ये जो हम देख रहे हैं दंड विषयक गिरफ्तारी, तो ये जो है ये अपराध होने के बाद की जाने वाली गिरफ्तारी है और दूसरी अपराध से पहले की जाने वाली गिरफ्तारी है। तो दोनों के नेचर में यहां पर डिफरेंस होगा। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं, जो पहला हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है, अगर गिरफ्तारी दंड विषयक गिरफ्तारी है वो तब उसमें क्या देखा जाएगा, और वो अगर इस तरह से अपराध से पहले की गई गिरफ्तारी है तो उसके दो स्वरूप को देखेंगे। अब जो कानून हैं जिनके तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कानून हमें दो रूपों में दिखते हैं। तो अगर सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है तो उसमें कुछ हमें दूसरे अधिकार मिलते हैं मूल अधिकार के रूप में, और अगर वो निरोधक अधिनियमों के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है तो उसके लिए अलग कानून है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारी किसी की गिरफ्तारी सामान्य कानून के तहत हुई है तो उसे सबसे पहले इसमें गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
इस तरह के उसे क्या है अधिकार दिए गए हैं कि पहले अगर सामान्य कानून के तहत डिटेंशन की गई है तो उसे एक तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के कारण को बताना बेहद ज़रूरी होगा और फिर 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है और अगर मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया, उसको कहा कि इसकी रिहाई होनी चाहिए, तो उसे तुरंत रिहा करने का भी अधिकार होगा। तो ये सारी चीज़ें सामान्य कानून के अंतर्गत शामिल लोगों के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे तरह के कानून की, जिसको हम कहते हैं निरोधक अधिनियम, इसके तहत अगर गिरफ्तारी होगी तो उसमें ये प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाएंगी। ना तो उसे कारण बताया जाएगा और ना ही उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में प्रस्तुत किया जाएगा। अब ऐसे निरोधक अधिनियम हमारे पास बहुत पहले से रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 1976, आंतरिक सुरक्षा का ये है इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 होगा। इसके अलावा एक कानून है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये 1980 का कानून है। इसके अलावा एक कानून आता है टाडा, ये 1985 का कानून था। इसके अलावा पोटा, ये कानून 2002 का था। ये जो दोनों कानून हैं अब समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट का, ये जो कानून है ये 1969 का है, जिसमें कई सारे हमारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनको प्रतिबंधित कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसी में जुड़ी हुई हैं। तो अनुच्छेद 22 को हमने देखा, उसमें दो तरह की गिरफ्तारियां हैं, डिटेंशन है, एक तो दंड विषयक है, दूसरा हम देख रहे हैं कि वो निरोधक अधिनियमों के अधीन हैं और इस तरह से इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी है तो उसके ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। बाकी सारी चीज़ें तो CRPC के अंतर्गत भी बहुत एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन हमारे संविधान के हिस्से में यही दो तीन चीज़ें इसमें दिखी हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हम देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 22 तक की जो स्थिति हमने देखी, अनुच्छेद 21 को भी हमने देखा, अनुच्छेद 20 को भी देखा। इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा जो बचा है, जिसको हम आर्टिकल 21A कहते हैं। इसको हमें दरअसल आर्टिकल 22 से पहले ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा मिस हो गया। आर्टिकल 21A जो है ये भारत के संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया था और ये 2003 का संशोधन है, हमें यहाँ पर देखना होगा। तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में एक नया मूल अधिकार जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में ये जोड़ा गया और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया और वो जो बात है, एक नया मूल अधिकार है, वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वो इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की गई है, आर्टिकल्स 21A के अंतर्गत। और इसके साथ साथ यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 45, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के रूप में है, उसकी थोड़ी भाषा परिवर्तित की गई और भाषा बदली गई और उसको इसी पैटर्न पर रखा गया। तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक तो हमारा मूल अधिकार बना, दूसरा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन हुआ, और इसके अलावा जो हमारा मूल कर्तव्यों वाला सेगमेंट है 51A, इसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा, 11वां मूल कर्तव्य है ये, जो कि इसी तरह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाना नागरिकों का कर्तव्य होगा। ये सब बात 51A में कही गई है। तो हमने इस तरीके से अधिकतर हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं 22 तक के आर्टिकल्स हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत देखे हैं। सॉरी, तो ये जो पोर्शन था हमने वो कंप्लीट किया। अब दो हमारे पास और इस तरीके से हमने देखा, अगर मैं इसको समराइज करूं, कि जो स्वतंत्रता का अधिकार था, स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारे पास देखने को मिलता है वो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो हमारे पास है जिसको हम कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों वाला। तो अब हमें देखना है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का पोर्शन है वो देखना है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 आते हैं। इनको हम, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें बस इतना देख लेना है, उनको इतना डिटेल से हमें नहीं देखना है। आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो आर्टिकल 23 जो भारत के संविधान का है वो बात करता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर नियंत्रण की। इसमें मानव दुर्व्यापार तथा बलपूर्वक किसी को बेगार, बलात् श्रम की जो बात है, श्रम के नियंत्रण की बात इसमें कही गई है। मतलब जो लेबर, एक फोर्स लेबर की जो बात होती है जिसमें बेगार दिया जाता है, उसको कोई पारिश्रमिक नहीं उसका मिलता है, श्रम का पैसा नहीं मिलता है, इस तरह के जो काम होते थे पहले, कि अगर किसी ने किसी का पैसे लिए तो उस चुकाने में असमर्थ है, तो पहले गाँव में ऐसे लोगों को, जैसे जमींदार से पैसे लिए तो जमींदारों के यहाँ जाकर काम करना पड़ता था। तो इस तरह का जो बलात् श्रम वाली स्थिति है वो इसमें रोकी गई है। दूसरा, इसमें आर्टिकल 24 की अगर बात करेंगे, आर्टिकल 24 की जब बात की जाएगी तो जहां पहले में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम की बात हुई है, तो दूसरा जो हमारी बात है वो है कारखानों में बच्चों के नियोजन से संबंधित अधिकार इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन से संबंधित अधिकार कहां पर शामिल किए गए हैं, वो शामिल किए गए हैं इसमें। तो इस तरीके से हमने ये दो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं वो हमारे आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने
ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया। तो अपने इस मूल अधिकारों के तीसरे वीडियो में हमने बहुत डिटेल से मूल अधिकार को देखा है। अब जो हमारा मूल अधिकार होगा, क्योंकि सबको इसी वीडियो में थोड़ा समराइज करना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो अब हम जो जितना भी पोर्शन बचा है अगला वीडियो आएगा और उसमें थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्वों, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, उनको भी कवर करेंगे, जो भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो फिर वहाँ से हम आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।